हेलो दोस्तों, स्वागत है फलक तक इजहार में एंड इकोज ऑफ फ्रेंडशिप का एक और नए एपिसोड में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन विंग वांग जी को बिना बताए ही अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा देखने चला गया था। जब वांग जी को पता चलता है, वो बार बार विंग को फ़ोन मिलाता है, लेकिन विंग का कॉल बार बार बिजी आ रहा था और एक वक्त तो ऐसा आया कि विंग का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वांग जी अब विंग को फ़ोन पे ना पाकर वो विंग को मैसेज करता है, विंग तुम कहाँ हो? तुम सिनेमा देखने गए हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन विंग का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वांग जी अब परेशान होकर वेन चिंग, वेन निंग, नी हुएसांग सभी को फ़ोन मिलाता है, लेकिन कोई भी अपना फ़ोन पिक नहीं करता। वांग जी सोचता है कि विंग थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा, अब तो शाम हो गया है। कुछ घंटे बाद विंग वापस घर आ जाएगा। वांग जी अपना घर पे जाता है, फ्रेश होता है और फिर विंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। जब काफ़ी देर हो जाता है, वो खिड़की से देखता है कि विंग अभी तक नहीं आया। तब वो वे मेंशन जाता है। जब वो विंग के घर में जाता है, तब विंग के मदर कांगसीसरन उसे बताता है कि विंग तो अभी तक घर नहीं आया। वांग जी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि आखिर 9 बज गया है, विंग कहाँ है? इतनी देर तक विंग कभी भी घर से बाहर नहीं रहता। कांगसीसरन वांग जी से पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया बेटा? वांग जी कहता है, हाँ आंट, मैंने खाना खा लिया, मैं यहीं पर रुककर विंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। कांगसीसरन हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम विंग के रूम पर जाकर रुक सकते हो। वांग जी कहता है, अरे नहीं नहीं आंट, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी आजकल विंग को पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझे अपने कमरे में आने ही नहीं देता। कांगसीसरन कहती है कि शायद वह बड़ा हो गया है और उसे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, वो तो कभी कभी हमें भी अपने कमरे में एंटर नहीं करने देता। अब देखते ही देखते रात का 10 बज गया था। वांग जी अभी तक वे कांगसे और कांगसीसरन के साथ बातें कर रहा था और बैठ के टीवी देख रहा था, लेकिन विंग का कोई नामो निशान नहीं था। विंग के मदर और फादर भी अब टेंशन में आ गए थे कि विंग ने उन्हें एक बार इन्फॉर्म तक नहीं किया कि वो इतनी रात तक कहाँ है। उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था और उसके फ्रेंड्स का फ़ोन बिजी आ रहा था। वांग जी डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा विंग को ढूंढने के लिए। वे कांग से कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, बहुत रात हो गया है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें सबका घर मालूम तो है ना? वांग जी कहता है, हाँ मुझे मालूम है, चलिए चलते हैं अंकल। वो लोग बाहर निकलने जा ही रहे थे कि तभी कांगसीसरन का फ़ोन बजकर उठता है। वो देखता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आया था। वो तुरंत कॉल को पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से विंग कांगसीसरन से कहता है कि वो आज घर नहीं आ सकता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही नाइट स्टे करेगा। कांगसीसरन कहती है, लेकिन बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और यहाँ वांग जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग कहता है, माँ उसे कहो कि वो अब अपने घर जाके सो जाए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। माँ मैं आज बहुत इन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं अब थक गया हूँ, मैं अब सोना चाहता हूँ। प्लीज़ क्या मैं कॉल को रख सकता हूँ? आप पापा को इन्फॉर्म कर देना कि मैं कल सुबह आ जाऊँगा। कांगसीसरन कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा को भेज दूँ तुम्हें लाने के लिए। विंग कहता है, नहीं माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और यहाँ हम सब हैं। विंग के मदर कहते हैं, लेकिन तुम किसके घर में हो? हमने सबको फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी तुम लोगों का कोई आता पता नहीं है। विंग कहता है, माँ हमारे क्लास का एक नया, मतलब कि हमारे क्लास में ही था, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं होती थी। कुछ दिन पहले ही वो लोग हमारे अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो हमने सोचा कि उसके घर में ही नाइट स्टे करते हैं। कांगसीसरन कहती है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है? तुम मुझे उसका पूरा एड्रेस दे दो। विंग कहता है, मदर आप एड्रेस लेके क्या करोगे? उसका नाम आईवन है और हम सब है ना यहाँ पे, टेंशन मत करो। और अब वांग जी को बता देना कि वो अपने घर चला जाए। कांगसीसरन कहते हैं, लेकिन बेटा क्या हुआ? तुमने वांग जी के साथ झगड़ा किया है क्या? पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था।
और अभी भी तुम्हारे लिए तुमसे बात करना चाहते हैं वो, इसीलिए यहाँ आकर बैठा है। वो बस तुम्हारे पापा के साथ निकलने ही वाला है तुम्हें ढूंढने के लिए। वो अभी वॉशरूम में गया है कि तभी वांग जी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कहते हैं किसकी फ़ोन है आंटी, क्या विंग का फ़ोन है? वांग जी कहती है हाँ विंग का फ़ोन है। और दूसरी तरह से वांग जी कहता है कि क्या मैं बात कर सकता हूँ? कांग सी सरन विंग से कहती है कि वांग जी तुमसे बात करना चाहता है, ये लो बात करो। लेकिन इससे पहले कि वांग जी के हाथ में फ़ोन दे देता, विंग जल्दी से कहता है मामा मैं रख रहा हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं। आप उसे कह देना कि वो अपना घर चला जाए। ये कहकर विंग कॉल को कट कर देता है। वांग जी अपना हाथ को बढ़ाए हुए था फ़ोन को लेने के लिए कि तभी कांग सी सरन कहती है बेटा वो उसने फ़ोन कर दिया, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? वांग जी कहता है नहीं आंट कुछ नहीं हुआ। वो कब तक वापस आ रहा है? क्या मैं जाऊँ उसे लेने? कहाँ है वो? विंग के फादर भी विंग के माँ से सेम क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उसकी मदर कहती है अरे नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा है कि वो आज अपने फ्रेंड के घर ही नाइट स्टे करेगा। मैंने उसे कहा कि वांग जी और तुम्हें भेज दूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कल सुबह उठ के आ जाएगा, वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ है। वांग जी कहता है लेकिन कहाँ है? कांग सी सरन कहती है कि वो आईवन बताया, हाँ वो आईवन के घर पे है। क्या ये तुम लोगों का कोई नया दोस्त है? उसने तो बताया कि कुछ दिन पहले आईवन उन लोगों का दोस्त बना है। वांग जी कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। क्या विंग ने पहले नहीं बताया था कि वो नाइट स्टे करने जा रहा है? कांग सी सरन कहती है नहीं उसने पहले कुछ नहीं बताया था, उसने जस्ट अभी बताया। एक काम करो वांग जी तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गया है। कल तुम्हें अब फिर से विंग को उठाने के लिए भी आना है ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जब वे मेंशन के दरवाजे के बाहर आता है तब वो दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। वो अपना सिर को पकड़ लिया था। वो थोड़ी देर तक तो बैठा रहता है, फिर कुछ देर बाद वहाँ से उठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जब अपने घर में एंटर करता है तब उसकी माँ लैनी कहती है कि वांग जी क्या हुआ, तुम मोइन से बात करने के लिए गए थे ना? वांग जी कहता है कि हाँ गया था लेकिन हो नहीं पाया। लैनी पूछती है कि लेकिन क्यों? क्या वो नाराज़ है? क्या तुमने उससे झगड़ा किया है? वांग जी कहती है नहीं मदर ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। वांग जी की मदर कहती है अरे वांग जी लेकिन तुम खाना तो खा के जाओ, तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया है। वांग जी कहता है मदर मुझे भूख नहीं लगा है। वांग जी ने जब विंग की मदर को कहा था कि वो खाकर आया है, उसने झूठ बोला था। दरअसल वो विंग से सभी बातों को क्लियर करके फिर विंग के साथ खाना खाना चाहता था, लेकिन विंग तो आज आया ही नहीं। वांग जी अपना कमरे में जाकर अपना बेड पे बैठ जाता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। चांगी ने फ़ोन किया था। वांग जी उठाना तो नहीं चाहता था, इसलिए पहली कॉल में वो इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार कॉल आया। जब तक वांग जी उस कॉल को नहीं उठाता तब तक चांगी उसे फ़ोन की एक के बाद एक कॉल करते ही जा रही थी। वांग जी ने फाइनली कॉल को उठा दिया और एक हार्श वॉइस में कहा क्या हुआ है? चांगी ने कहा वांग जी तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा मूड ख़राब है? वांग जी कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है तुम बताओ। चांगी कहती है वांग जी क्या हुआ है मतलब क्या है? हम हर रात को बातें करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तुमने आज मुझे फ़ोन नहीं किया इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। वांग जी कहती है कि जब मैंने कॉल नहीं किया इसका मतलब ये है कि मैं बिज़ी हूँ, तुम बार बार ऐसे कॉल क्यों कर रही हो? चांगी कहती है अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी तो बिज़ी होती हूँ, पर तुम्हारा कॉल तो मैं हर वक्त पिक कर लेती हूँ, पर कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या हम कल बात करें? चांगी कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, लेकिन तुम याद से मेडिसिन ले लेना।
वांग जी कहता है ठीक है मैंने ले लिया, तुम सो जाओ, बाय बाय, गुड नाइट। इसके बाद वांग जी तुरंत कॉल को कट कर देता है और अपने बेड पे लेट जाता है। वांग जी लेटे लेटे ही सोच रहा था कि आज उसके साथ क्या क्या अजीब सा चीज़ें हो रहा था। पहले तो जब वो विंग को डेट पर ले गया तब चांगी अचानक से कहाँ से बिना बताए चली आई और उसने विंग को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। पता नहीं विंग को कितना बुरा लगा होगा इस बात का। फिर वांग जी के बिना इंतज़ार करे ही पहली बार खुद घर वापस चला आया था। और तीसरी बात, विंग ने वांग जी को बिना बताए ही अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि विंग ने वांग जी को ना बताए कहाँ गया है। अगर वांग जी बिज़ी होता था तब भी विंग वांग जी का परमिशन लेता था, और अगर वांग जी फ्री होता था तो वो विंग वांग जी को पकड़कर अपने साथ ले जाता था, नो मैटर कि वांग जी जाना चाहता हो या नहीं। लेकिन आज वांग जी ने शायद विंग को कुछ ज़्यादा ही दुखी कर दिया है, इसीलिए तो विंग वांग जी से ठीक से बातें तक नहीं किया। आज वांग जी पता नहीं कितने आस लगाए बैठा था कि वो विंग को मनाएगा, वो विंग को सब कुछ समझा के विंग को समझाएगा। लेकिन आज तो विंग गायब था और विंग अपने दोस्तों के घर नाइट स्टे कर रहा है और उसने एक बार वांग जी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। शायद ये सब कुछ वांग जी का ही गलती था कि उसने चांगी को कुछ नहीं कहा और विंग को ऐसे इंसल्ट होते हुए दिया। वांग जी बहुत कश्मकश में था और वो डिसाइड करता है कि कल सुबह वो फिर से जाएगा और विंग को मनाएगा। जब भी वांग जी विंग को मनाता है, चाहे विंग कितना भी नाराज़ हो, लेकिन वांग जी के मनाने पर वो तुरंत मान जाता है और कल वांग जी विंग को ज़रूर मना लेगा। ये सोचते सोचते वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। दूसरी तरफ विंग, जो कि आईवान के घर पे था, वो सारे दोस्त मिलकर आज पूरे रात एंजॉय करने वाले थे। कहने को तो वांग जी विंग का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वेनचिंग, वेनिंगनी, होसांग, ये सब लोग विंग के बिना बोले ही विंग की सारी बातों को समझ जाते थे। विंग शायद वांग जी के साथ बचपन से रहा है, इसीलिए वांग जी के साथ उसका अलग अटैचमेंट है। लेकिन इन लोगों के साथ वो तो ज़्यादा दिन भी नहीं रहा, बस कुछ ही सालों से है और इन लोगों के साथ विंग का एक अलग ही रिश्ता बन गया है। ये लोग विंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, तभी तो ये लोग खुद समझ गए कि विंग के दिल में वांग जी के लिए कोई फीलिंग्स है, जबकि विंग इस बात को कुछ ही समझ नहीं पा रहा था। और आज जो कुछ भी हुआ था सुबह से, उसकी वजह से विंग को पूरा डिस्टर्ब हो गया था। इसीलिए वो लोग विंग को डाइवर्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्लान किया था कि पहले जाकर मूवी देखेंगे, फिर नाइट स्टे करेंगे। प्लान उन लोगों का पहले से ही था, लेकिन बस विंग ने एंड मोमेंट पे अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया। विंग जब अपने मदर को इन्फॉर्म करने के बाद फ़ोन को रखता है, तब विंग चिंग कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि वो भी तुम्हारा फिक्र करता है, इसीलिए तो वो ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, तुम उससे ज़रा सा नाराज़ क्या हो गए, वो तो तुम्हारे घर पे ही जाकर रुक गया है। वेंचिंग के बातों को सुनकर विंग के होठों पे थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गया था। विंग सोचता है कि हाँ, लंजा सच में मेरी परवाह करता है। अब होएसंग और वेनिंग भी विंग को टीज़ करने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि विंग ब्लश कर रहा है, तब वो लोग विंग के पीछे पड़ गए और विंग को टीज़ करने लगे। विंग कहता है, यार बस भी करो तुम लोग, और कितना मेरा मजाक उड़ाओगे। आईवान कहता है, ठीक है गाइस, चलो हम एक गेम खेलते हैं। जिंगी एक बॉटल को ले आया था और सभी लोग राउंड शेप में बैठ गए। वो लोग बॉटल को स्पिन करने का गेम खेलते थे, वही गेम जिसमें बॉटल को स्पिन करता था और बॉटल के मुंह जिसके सामने जाकर रुक जाता था, उसे या तो ट्रूथ कहना होता था या फिर डेयर गेम खेलना होता था। मतलब कि वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। फिर गेम खेलने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और ऊपर से उन लोगों को सुबह कॉलेज के लिए भी निकलना था, इसलिए सब लोग जाकर सो गए।
आयुन बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसकी मदर ने हर किसी के लिए एक एक अलग कमरा अरेंज कर दिया था, लेकिन सभी ने कहा था कि वो सब एक साथ रहेंगे। और वेंचिंग एक लड़की थी, इसीलिए वेंचिंग को अलग रूम दिया गया था और बाकी सारे लड़के एक साथ रहे। अगले दिन सुबह वांग जी फिर से 9 बजने से पहले ही विंग के घर चला गया था। उसने जाकर कांक्षी सरान को पूछा, आंट विंग ऊपर है ना? विंग आ गया है क्या? कांक्षी सरान ने कहा, हाँ वो सुबह सुबह ही आ गया था। वांग जी ऊपर चला जाता है और विंग के कमरे में नॉक करता है। विंग कुछ देर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक खड़ा रहा। वांग जी अपना मन में कहता है, इसे और कितना प्राइवेसी चाहिए? आखिर खुद के ही घर में खुद के दरवाजे पर नॉक करना क्या ज़रूरी है? ऊपर से इसका और नखरा, मुझे अंदर नहीं आने देगा, आंट को अंदर नहीं आने देगा। उसको प्राइवेसी चाहिए। क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसे प्राइवेसी भी चाहिए? वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी विंग ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपने आधी खुली हुई आँखों के साथ वांग जी से पूछता है, क्या हुआ लंजा, तुम क्यों आए हो? वांग जी कहता है, क्यों आए हो मतलब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? विंग कहता है, आज नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, तुम चले जाओ। वांग जी कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। विंग मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कॉलेज ले जाता है। विंग वांग जी के बाइक के पीछे बैठा था। वांग जी पूछता है, विंग तुम कल अकेले क्यों चले आए थे? तुम मेरे लिए रुक सकते थे। विंग कहते हैं कि तुम्हें देर हो गया था और मुझे निकलना था, इसलिए मैं अकेला चला आया था। वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ थे इसीलिए चले आए। विंग कहता है, तो फिर ये पूछना ज़रूरी था क्या, जब पहले से ही आंसर मालूम हो तो? वांग जी अब अपने बाइक को रोक देता है, अपने बाइक से उतर जाता है। विंग भी उसके बाइक से उतर गया था। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे रब करते हुए कहता है, विंग प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि चांगी ये सब कुछ क्यों कर रही है। मैं उसे हर बार मना करती हूँ, लेकिन वो फिर से जाकर वही सब हरकतें दोहराते हैं। आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से कल दुखी थे, इसीलिए तो कल पहली बार तुमने मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चले गए। तुम एक बार के लिए तो मुझे बता सकते थे ना, तुमने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। विंग कहता है, लेकिन तुमने तो किया है ना, तुम भी तो चांगी के साथ अकेले कई बार डेट पर गए हो, मूवी देखने गए हो, मैंने कुछ कहा क्या? वांग जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वांग जी कहता है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है इसीलिए। विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर ये मेरे दोस्त थे। वांग जी कहता है, लेकिन ये तो मेरे भी दोस्त थे ना, और तुम लोगों ने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। विंग कहता है, तुम बिजी थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, इसलिए हमने इन्फॉर्म नहीं किया, और वैसे भी देर हो रहा है, जल्दी से चलो कॉलेज के लिए। वांग जी फिर भी विंग के हाथों को नहीं छोड़ता। वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चांगी को आगे से रोकूंगा। अगर उसने ज़्यादा कुछ कहा तो विंग कहता है, तो क्या वांग जी, अगर उसने ज़्यादा कुछ कहा तो क्या तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लोगे? क्या तुम उसे छोड़ दोगे? वांग जी अब चुप हो गया था। वो कहता है, विंग वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? विंग कहता है, तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ सकते हो, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को नहीं। वाह वांग जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी अब अपने लाइफ जीना चाहता हूँ, अपने लाइफ में नए नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, खुल के जीना चाहता हूँ अपने लाइफ को। वांग जी कहता है, विंग मैं पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, था और हमेशा से रहूँगा। अभी बस चांगी समझ नहीं रही है, मैं उसे समझा दूँगा। विंग कहता है, ठीक है तुम उसे समझा दोगे, लेकिन अब चलो कॉलेज के लिए देर हो रहा है। वांग जी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वांग जी कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को विंग हमेशा से ये ऑप्शन क्यों देता है कि उसे चांगी और विंग के बीच में किसी एक को चूज़ करना है।
ऑफ कोर्स अगर वांग जी को सच में किसी दिन ऐसे चूज़ करना पड़े तो वो आंखें बंद करके विंग को चूज़ करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चांगी के साथ है और वो किसी गर्ल को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। शायद ये वांग जी का गलती था कि उसने चांगी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उस लड़की ने पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठ के वांग जी को प्रपोज़ किया था। अगर वांग जी उसे ऐसे ना कर देता तो ये काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाता और पूरा कॉलेज फिर चांगी का मजाक उड़ाता। वांग जी अपने आंखों के सामने अपनी वजह से किसी लड़की को ऐसे मजाक बनता हुआ तो बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसीलिए तब उसने चांगी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रिलेशन इतना दूर तक आगे चला आएगा और तकरीबन इन 6-7 महीनों में चांगी से वांग जी को लगाव हो गया था। वो अब चांगी से थोड़ा नहीं, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था और वो ऐसे बीच रास्ते में चांगी को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था कि चांगी उसके लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। अगर वांग जी ने चांगी को कुछ कह दिया तो चांगी अपने आप को हम कर लेगी। और क्या वांग जी ये सह सकता है कि उसके लिए कोई लड़की अपने जान के साथ छेड़खानी करे? लेकिन अब वांग जी अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने गर्लफ्रेंड दोनों के बीच में फंस गया था। ना ही तो वो चांगी को समझा पा रहा था और ना ही वो विंग को समझा पा रहा था। लेकिन इन दो तरफा रिश्ते में चांगी ने वांग जी को अभी भी ये नहीं कहा था कि विंग को तुम छोड़ दो या फिर विंग को तुम अपने दोस्ती के लिस्ट से हटा दो। चांगी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। चांगी बस वांग जी से इतना कहती थी कि उसे वक्त चाहिए वांग जी का। चांगी बस विंग से इस बात के लिए गुस्सा हो जाता था क्योंकि वांग जी पूरा टाइम विंग के साथ बिताता था। लेकिन चांगी ने कभी भी वांग जी को ये नहीं कहा कि तुम विंग से दोस्ती मत रखो, विंग से दोस्ती तोड़ दो। लेकिन विंग हर बार ऐसा क्यों कहता है कि तुम चांगी से अपना रिश्ता तोड़ दो, तुम चांगी से ब्रेकअप कर लो। जो वांग जी 2 दिन से विंग को समझाने के बारे में सोच रहा था, वो अब खुद को ही नहीं समझा पा रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वांग जी अपने सोच में इतना गुम हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके बाइक के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ गया था। वांग जी उस ट्रक को धक्का मारने ही वाला था कि तुरंत उस ट्रक ने अपने स्पीड को रोक दिया था और विंग ने वांग जी को पीछे से पुकारा था और कहा था, लंजा संभालो। वांग जी ने अपने बाइक को संभाल तो लिया था, लेकिन उसके बाद वो बाइक को लेकर और विंग को लेकर गिर गया था। बाइक उन दोनों के लेग्स के ऊपर गिरा था, इसीलिए दोनों के पैरों पे और हाथों पे थोड़ा सा चोट लगा था, बाकी ज़्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ था। वांग जी विंग को लेकर पास ही के एक फार्मेसी में जाता है। वहाँ से विंग का और अपने चोट का ड्रेसिंग करवाता है और उसके बाद फिर से अपना बाइक को स्टार्ट करके चला जाता है कॉलेज में। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। वो सोच रहा था कि आखिर वो विंग के जान को खतरे में कैसे डाल सकता है, और विंग भी कुछ नहीं कह रहा था। वो बस बार बार वांग जी से कह रहा था कि लंजा संभाल के चलो, लंजा संभाल के चलो। वांग जी को लग रहा था कि विंग अब उसके ड्राइविंग स्किल से थोड़ा सा डर रहा है। इस एक्सीडेंट के चलते उन लोगों को कॉलेज में जाते हुए थोड़ा सा लेट हो जाता है। वांग जी तुरंत पार्किंग एरिया में अपने बाइक को पार्क करता है, विंग के हाथों को पकड़ता है और उसे पकड़कर क्लास में ले जाता है। क्लास में ऑलरेडी प्रोफेसर एंटर कर चुके थे। वो लोग प्रोफेसर को एक्सक्यूज़ करते हैं और अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ चांगी ने अपने पास ही का सीट वांग जी के लिए रखा था और वेन जिंग ने अपने पास ही का सीट विंग के लिए रखा था। वो लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं कि तभी डीएन एक नए लड़के को लेकर आता है। वो सुयांग था, जो कि कल उन लोगों के साथ मिला था। सुयांग आता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और वो चांगी का कज़न ब्रदर है। टीचर सुयांग को जाके बैठने के लिए कहता है और सुयांग जाके एक खाली सीट देखकर बैठ जाता है। लंच ब्रेक में सभी लोग कैंटीन एरिया में बैठे थे
वांग जी को विंग का बार बार टेंशन हो रहा था कि विंग को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या विंग ठीक है। वो जाकर विंग से के पास बैठ जाता है इससे पहले कि चांगी उसे रोकता। वो विंग से जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो। इतनी देर में सभी लोग विंग के छोटू सुख को नोटिस कर लिया। पहले तो क्लास के दौरान उन्होंने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि विंग के हाथों पर और पैर पर एक दो जगह बैंडेज किया हुआ है। विंग ने कहा कि वो ठीक है। उसने वांग जी को पूछा, लंजा क्या तुम ठीक हो। वांग जी ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है लंजा, हमने ऑलरेडी दवाई लगा लिया है। वांग जी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। विंग कहता है, लंजा बच्चों जैसा जिद मत करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद ही चलाना चाहता डॉक्टर के पास। विंग जब वांग जी को डांटता है तब वांग जी शांत हो जाता है। दूसरी तरफ चांगी जो कि उन लोगों के सामने बैठी थी वो गुस्से से तिलमिला रही थी। कुछ देर बाद वहाँ सुयांग भी आ गया। वो डीएन के ऑफिस में गया था अपने कुछ फॉर्म को सबमिट करने के लिए। काम ख़त्म होते ही वो तुरंत कैंटीन में चला आया था। कैंटीन के एक टेबल में एक तरफ वेन चिंग, उसके बाद विंग, उसके बाद लंजा बैठा था और सामने उन लोगों के सामने चांगी के बाजू में आईवान और आईवान के बाजू में नी होसेंग बैठा था और उन लोगों के पास ही के टेबल में नी होसेंग और चिंगी बैठा था। जब सुयांग आता है तो वो आकर पूछता है कि वो कहाँ बैठे। चांगी उसे इशारा कर देती है कि वो तो फिलहाल न्यू होसेंग और चिंगी के पास जाके बैठे। सुयांग भी जाकर वहाँ बैठ जाता है। विंग ने अपने हाथों के स्लीव्स को थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था जिसकी वजह से उसके चोट थोड़ा सा दिख रहा था। जब सुयांग वो देखता है वो तुरंत अपने सीट से उठ जाता है, सुयांग के हाथों को पकड़ता है और एक कंसर्न लुक के साथ देखने लगता है। वो पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे चोट कैसे लगी, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लाऊं। विंग और सभी लोग बस हाँ करके सुयांग को देख रहा था कि आखिर वो विंग को जानता ही कितना है कि विंग के लिए इतना कंसर्न हो रहा है। सबने सोचा कि छोड़ो जाने दो, शायद ये उसका नेचर ही होगा। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। लेकिन फिर भी सुयांग विंग के हाथों को नहीं छोड़ रहा था। वो बस बार बार उसके हाथों को देख रहा था और अपने मुंह से फूंक दे रहा था विंग के हाथों में। वांग जी को ये चीज़ बड़ी इरिटेटिंग लगता है। वो तुरंत सुयांग के हाथों को विंग के हाथों से दूर हटा देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर कुछ खाना चाहिए, तुम्हें भूख भी लगा होगा ना। सुयांग कहता है, अरे खाना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये चोट। तभी उसने वांग जी के हाथों में भी बैंडेज देखा। वो अब वांग जी के हाथों को देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी चोट लगा है, क्या तुम दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था या फिर क्या हुआ है। तब चांगी कहती है कि दोनों बाइक से गिर गए थे। सुयांग कहता है, दोनों मतलब तुम दोनों एक साथ एक ही बाइक में आते हो। चांगी कहते हैं, हाँ आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड जो है। सुयांग कहता है, ओह अच्छा ठीक है, मैं जाकर खाता हूँ। चांगी वांग जी को देखता है जो कि विंग को कंसर्न लुक के साथ देख रहा था। वो बस वांग जी का नज़र विंग के ऊपर से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, देखा वांग जी, आखिर तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुम्हें लेकर कितना कंसर्न है, वो कितना केयर करता है सबका। तुम हमारे फैमिली में आओगे तो बिल्कुल खुश हो जाओगे क्योंकि सब लोग तुम्हें बिल्कुल सिर पे बिठाएंगे। वेन जिंग जो कि विंग के पास ही खड़ी थी और विंग के कानों में आके फिसफिसा के अपना दांत पीस के कह रही थी, देखा इसका फिर से शुरू हो गया नौटंकी, ऐसा लगता है कि उसके बाल नोच कर अभी मैं खा जाऊं। विंग वेन जिंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, खबरदार ऐसा मत करना, इग्नोर करो बस उसे। वेन जिंग कहता है, फ़िलहाल इग्नोर करने के अलावा और क्या ही है, चलो हम लोग अपना अपना खाते हैं। ये कहकर दोनों एक साथ खाने लगे। वही चांगी खाने के बहाने से बार बार एक एक डिश को लेता था और वांग जी के प्लेट में रखते जा रहा था। वांग जी कहता है, चांगी तुम अपना खाओ ना, मेरे पास तो पहले से ही ये सब है।
तब चांगी कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें अपने इम्यूनिटी पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, तुम मेरे हिस्से का भी खा लो। ये कह के वो कुछ मीट्स के टुकड़े और कुछ पनीर के टुकड़े वांग जी के प्लेट्स में उठा दिया। अब वेइंग का ये सब देख के मुट्ठी कस गया था, लेकिन वेइंग जिंग टेबल के नीचे से वेइंग के एक हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे शांत कर रही थी, और सभी लोग ये सब कुछ अननोइंग होकर देख रहा था। जिंगी, जो कि छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता है, चांगी के ऐसे नाटक देखकर वो कहता है, चांगी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब वांग जी की बेबी सिटिंग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बच्चे को आखिर बेबी सिटिंग की क्या ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि वांग जी की जगह तुम्हें बेबी सिटिंग की ज़रूरत है। चांगी जिंगी की बातों से चिढ़ गई थी और वो कंप्लेन करते हुए वांग जी से कहा, वांग जी देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम कुछ कहो ना। वांग जी कहता है, सही तो कह रहे हैं, तुम बस अपना खाना खा लो। चांगी अब अपने मुट्ठी को, अपने नेल्स को अपने मुट्ठी में गड़ा रही थी। वो बेहद गुस्सा थी। हर वक्त उसे ही क्यों जलील होना पड़ता है, जबकि जलील होना यहाँ वेइंग को चाहिए। वो वेइंग के अगेंस्ट प्लान करता है और सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आखिर ये वेइंग किस लक के साथ जन्मा है। वो सुयांग की तरफ देखती है और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है। सुयांग उसे अश्योर करता है कि वो बिल्कुल चिंता मत करे, सुयांग उसके प्लान पर अमल रहेगा। फाइनली सभी का खाना हो जाता है। अब सब लोग उठ के वहाँ से जाने वाले थे। वांग जी वेइंग के सामने खड़ा था। वांग जी के बाहर निकलने के बाद वेइंग बाहर निकला। वेइंग जिंग बाहर निकलने जा ही रही थी कि तभी सुयांग अपने टेबल से उठा और वेइंग के पीछे खड़ा हो गया। सभी लोग चल रहे थे। वांग जी आगे चल रहा था और वेइंग वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। वही सुयांग वेइंग के बाजू में चल रहा था और चांगी वेइंग के थोड़ा सा बीच में चल रही थी। जब चांगी ने देखा कि वेइंग का ध्यान कुछ और ही जगह है, वेइंग कुछ सोच रहा है और रास्ते पर उसका कोई ध्यान नहीं है, चांगी जानबूझकर वेइंग को एक धक्का देती है। वेइंग गिरने ही वाला था कि सुयांग तुरंत वेइंग को पकड़ लेता है। सब लोग चल रहे थे तो किसी ने इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं किया था कि चांगी ने वेइंग को धक्का दिया है कि नहीं और वेइंग कैसे गिर गया। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें चोट लगा है। वेइंग कहता है, नहीं ठीक हूँ मैं। और सुयांग अभी भी वेइंग को ऐसे ही हालत में पकड़ा हुआ था। वेइंग जिंग कहती है कि सुयांग तुम अब उसे छोड़ सकते हो, वो अब ठीक है। सुयांग अपना होश में आता है और वेइंग को तुरंत वहाँ से फ्री कर देता है। वेइंग उठकर खड़ा हो जाता है और सुयांग को थैंक्स कहता है। वांग जी, जो कि गुस्से में अपना मुट्ठी को कस रहा था, लेकिन वो वेइंग के लिए कंसर्न भी था, वो तुरंत वेइंग के पास आता है और उसके शर्ट को ठीक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। चांगी कहती है, वो ठीक है, देखा नहीं मेरे भाई ने उसे बचा लिया। तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। वेइंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो सब लोग क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास में सुयांग जानबूझकर वेइंग को अपने बातों में उलझा रहा था। वो बस हर वक्त एक सवाल लेता है, कोई टॉपिक लेता है और वेइंग से कहता है, क्या तुम इसको मुझे समझा दोगे। आई-1 कहता है कि तुम अपने सिस्टर से भी तो पूछ सकते हो ना। सुयांग कहता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से कुछ छुटकारा मिले तब ना वो मुझसे कुछ बात करे। उसे तो जब देखो वो हर वक्त अपने फ़ोन पर चिपकी रहती है अपने बाबू सोना के साथ। सुयांग ये बात वेइंग को देखकर कह रहा था। वह वेइंग के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था कि उसके ये सब कहने के बाद वेइंग का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन अगले ही पल वेइंग ने अपना को संभाला और सुयांग को उस क्वेश्चन के बारे में बताने लगा। अब छुट्टी के टाइम पे वांग जी सबसे पहले वेइंग के पास जाता है और उसे कहते हैं कि चलो हम जल्दी से चलते हैं घर। लेकिन तब भी चांगी वांग जी के हाथों को पकड़ती है और कहती है, वांग जी तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कल मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे आज हॉस्पिटल में लेकर जाओगे। वांग जी कहता है, देखो चांगी, अभी मैं फ़िलहाल के लिए बिज़ी हूँ, तुम अपने भाई के साथ चले जाओ ना। चांगी कहती है, नहीं मुझे बस तुम्हारे साथ ही जाना है। तुम सोचो ना, मैं एक
गर्ल हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे हर अच्छी बुरी सभी बातों को जानते हो। तुम्हारे सामने मुझे कोई शर्म नहीं आएगा, लेकिन मेरे ब्रदर के सामने क्या मैं वो सारी बातें कर सकता हूँ डॉक्टर से जो मैं तुम्हारे सामने कर सकता हूँ? चांगी ये सब बातें विंग को देखकर कह रही थी। वांग जी कहता है कि देखो चांगी, हमारे बीच अभी तक इतना रिश्ता मजबूत नहीं हुआ है कि मतलब तुम मेरे साथ जा सको, तुम अपने ब्रदर के साथ जाओ ना। चांगी फिर वहाँ नाटक करने लगती है और वहाँ एक सीन क्रिएट करने लगती है। अच्छा, तुम्हारे पास जब विंग को लेकर जाने के लिए बारी आया था तब तुम्हारे पास तो बड़ा टाइम था, और जब अब मैंने कहा है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मुझे समझ नहीं आता वांग जी कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं या फिर विंग हूँ। अगर तुम्हें हर वक्त विंग के साथ ही रहना है तो फिर तुमने मुझे अपना गर्लफ्रेंड रखा ही क्यों हो? वो जानबूझकर वांग जी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि वांग जी बड़ा ही खुददार और साफ दिल का लड़का है। अगर वो वांग जी के उस वीक पॉइंट को वार करेगा तो वांग जी उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाएगा। उसे बस कैसे भी करके वांग जी को गलत प्रूव करना है, और जब वांग जी को अपनी गलती रियलाइज़ होगा तब वांग जी खुद ही चांगी को विंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेगा। वांग जी के पास अब कोई चारा नहीं बचता। विंग कहता है, वांग जी कोई बात नहीं, मैं बस पकड़ कर चला जाऊंगा, तुम जाओ चांगी को लेकर। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है, हम तीनों ही चलते हैं हॉस्पिटल। चांगी कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने आज सुबह ही एक्सीडेंट किया है और अब तुम हम दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाओगे? वांग जी कहता है तो ठीक है, बाइक में नहीं जा सकते सही, लेकिन हम एक कार तो बुकिंग कर सकते हैं ना, मैं एक कार बुक कर देता हूँ, फिर तीनों चलते हैं। विंग कहता है, वांग जी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम लोग जाओ। वांग जी कहता है लेकिन विंग कहता है, वांग जी मैंने कहा ना कि तुम जाओ। अब चांगी भी वांग जी को फोर्स करने लगता है कि वो तो ठीक है ना, जब मैं कह रही हूँ कि मेरी हालत सही नहीं है तो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और जब वो कह रहा है कि वो ठीक है फिर भी तुम उसे फोर्स किए जा रहे हो। वांग जी, क्या तुम अपने एक बॉयफ्रेंड होने का ड्यूटीज़ को ऐसे निभा रहे हो? विंग के ये सब बातें अब विंग के सहन से बाहर जा रहा था, क्योंकि अगर कोई एक पल के लिए विंग को कुछ बोल दे तो वो विंग मान सकता है, लेकिन वांग जी विंग का बेस्ट फ्रेंड था और वांग जी को इतनी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ विंग के वजह से सुनना पड़ रहा था। ये तो विंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। विंग अब कहते हैं, वांग जी मैं जा रहा हूँ, तुम उसे लेकर चले जाओ, बाय बाय, घर पे मिलते हैं। ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, तुम चलो मैं तुम्हें बस पकड़ा देता हूँ। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ सारे दोस्त तो है ना, वो सब लोग मुझे लेकर चले जाएंगे। तभी आयवन कहता है, चलो विंग मैं तुम्हें अपने कार से छोड़ देता हूँ घर पे। विंग कहता है, नहीं आयवन कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस से चला जाऊँगा ना। आयवन कहता है, मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, मतलब तुम मेरे साथ जा रहे हो। ये कह के वो विंग के हाथों को पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। वांग जी जो कि विंग को जाते हुए देख रहा था। अब चांगी उसके ध्यान को नोटिस करती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं जाना क्या? चलो मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। वांग जी कहती है कि चांगी आखिर तुम इतना ज़िद्दी क्यों हो? चांगी कहती है, मैंने कहाँ जिद किया, मैं बस मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम दिखता है? आखिर तुम्हें मेरी हर बात पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्यों दिख रहा है? वांग जी कहते हैं, पता नहीं चांगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप दिन के दिन टॉक्सिक होते जा रहा है। चांगी कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रही हूँ, मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, सुधार रही हूँ, तुम बस मेरा साथ दो। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी चांगी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और दूसरी तरफ आइवान और जिंगी विंग के घर पे छोड़ देता है। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ, क्या मैं स्टोरी को एक हर डिटेल के साथ कंप्लीट करूँ या फिर इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है स्टोरी तब भी मैं इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी, और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं इसे 1-2 पार्ट में कंप्लीट करके ख़त्म कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे डिटेल्स में बनाना चाहिए या फिर जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए।